हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 11 का हम लोग अभी करंट सीरीज तो चल रहा है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ऑलरेडी हमारा कुछ वीडियोस आ चुका है। वहां पर हमने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, प्रोसेस के ये सब हमने देखा था। तो आज हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ करेंगे, जो कि है मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ेंगे और लैमिस थ्योरम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास के साथ कैसे रिलेशन है, ये थोड़ा पढ़ेंगे। और ये सब कवर करके आज का हम लोग क्लास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टॉर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज का क्लास अच्छे से देखिए क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आज सेंटर ऑफ मास का थियोरेटिकल पार्ट मैं खत्म करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो थियोरेटिकल पार्ट जो है आज मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क जानने से पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, कपल। कपल मतलब वो कपल नहीं, कपल मतलब फिजिक्स का भाषा में कपल। बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, कपल कपल जो बोल रहे हो थोड़ा सुनो। देखो क्या है। सबसे पहले जब एक सेम फोर्स एक किसी भी एक एक्सिस में एक्ट करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब देखिए यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगा इस तरफ, यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नाम दे दीजिए ना, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। यहाँ पर भी एफ फोर्स काम कर रहा है, इधर भी एफ फोर्स काम कर रहा है, लेकिन दोनों क्या काम कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे ही जब सिमिलर फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे फॉर्म्स अ कपल। व्हेन, मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन सिमिलर या टू सिमिलर, कपल मतलब टू, कपल मतलब टू। सो व्हेन two similar forces act in opposite direction, act in opposite direction, they form a couple. Two similar forces एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे फॉर्म ए कपल। तो ऐसे अब ये कपल तो हम लोग समझ गए क्या है। तो देखिए एक चीज, यहाँ पर अगर मेरा एक्सिस, एक पॉइंट एक्सिस में एक मेरा पॉइंट रहा, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा ना। देखिए ये इसको इस तरफ धक्का दे रहा है, ये इसको इस तरफ, तो यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो सकता है ऐसे ऐसे करके। तो रोटेशनल मोशन जब क्रिएट होगा, एक रोटेशनल मोशन जब क्रिएट होगा, तो रोटेशनल मोशन का जो फोर्स का एनालॉजी है उसी को बोलते हैं टॉर्क। सिंपल भाषा में टॉर्क क्या है उसको हम लोग देखेंगे अभी। टॉर्क को हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोले तो रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। मतलब अभी रोटेशनल मोशन जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा और भी क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा, तो अभी बेसिक आइडियाज के साथ मैं बोल देता हूं कि हमारा टॉर्क क्या है। जो फोर्स हमारा लीनियर मोशन में जो फोर्स बोलते हैं, जब रोटेशनल मोशन बोलेंगे तब फोर्स हो जाएगा तब टॉर्क। तो लीनियर मोशन में जो फोर्स है रोटेशनल मोशन में वही है टॉर्क। तो रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स, टॉर्क। अभी टॉर्क को निकालते कैसे हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल्स टू, इसको बोलो टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल किसका, टॉर्क का सिंबल, इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन किसके बीच में, बिटवीन द टू फोर्सेस या बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अभी देखिए ये डिस्टेंस को अगर मैं r बोलूं, a से b जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं r बोलूं, लेकिन ये r डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बोला तो, इसको अगर मैं ऐसे अगर एक्सटेंड कर दूं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मैं नाम दूं तो BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए हमें एंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, इस तरफ ये वाला क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ये वाला हो जाएगा r sin थीटा। वेक्टर कंपोनेंट याद है, थीटा जिस तरफ थीटा रहता है अगर r होता है, ये वाला r cos थीटा, ये वाला क्या था r sin थीटा।
तो यहाँ पर r है, तो ये कंपोनेंट क्या r cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा r sin थीटा, तो डेट इज क्या r sin थीटा हो जाएगा। तो दिस इज r sin थीटा। सो तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमारा F इंटू क्या हो जाएगा r sin थीटा। तो टाउ हमारा ये आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, इसको लिख सकता हूँ। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म और दिस इज द नॉर्मल फॉर्म में। वह थीटा इज द एंगल क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन R and F. Theta is the angle between R and F. R is the distance between the two forces या 2 points and F is the force acting on the two objects जो हमारा इधर है। तो R क्रॉस F, तो यहाँ से मुझे टाउ का अगर मैं डायमेंशन बोलूँ और यूनिट बोलूँ क्या होगा, तो वो भी आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। टाउ का यूनिट और डायमेंशन क्या है। सो टॉर्क ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग इजीली समझ पा रहे हैं। देखिए फोर्स है, उसका रोटेशनल एनालॉजी, तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स है उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ टाउ क्या होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क, तो आर का यूनिट है मीटर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। सो न्यूटन मीटर ये है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में है डाइन सेंटीमीटर, दिस इज सीजीएस सिस्टम। और डायमेंशन क्या होगा टॉर्क का, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस टू, आर का डायमेंशन है एल, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का यूनिट और डायमेंशन भी हमने कर लिया। यहाँ से न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आर क्रॉस एफ करके मैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कैसा आएगा, आप लोगों को बोल देगा कि कहीं पर आप लोगों को फोर्स दिया है और एक तो न्यूमेरिकल्स कर ही देता हूँ कैसे होगा। अगर आपको बोले कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट है R1 इक्वल्स टू आप लोगों को बोल दिया है अगर 10 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक तो पॉइंट है R2 इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 10 के कैप, और इन दोनों में फोर्स काम कर रहा है। फोर्स एक्टिंग कितना हो रहा है, फोर्स एक्टिंग इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। मैं मन से दे रहा हूँ, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन पूछा है टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो इस सब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे आर निकालना पड़ेगा। तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे देख लेते क्या होगा, माइनस 9i माइनस 3j और 10 माइनस 2 माइनस 12 के, ये वाला आएगा हमारा आर वेक्टर 9i माइनस 3j माइनस 12 के, और फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है कितना I प्लस 3j प्लस के, तो टॉर्क कितना काम करेगा, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, तो डेट इज सबसे ऊपर आ जाएगा I j के, और इधर R क्या होगा माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12, और इधर 1 3 1 ऐसा करके होगा। सो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हमने मॉड्यूल, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट लेके करते हैं। डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, तो सबसे पहले आई रख देंगे इधर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस दैट इज 36, माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस के क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस 27 प्लस 3। डिटर्मिनेंट तोड़ना तो आप सभी लोगों को आता है, वही मैं कर रहा हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके कर रहे हैं। तो माइनस 3 36 क्या होगा 33 आई कैप 9 12, तो 9 12 3 दैट इज माइनस 3 जे कैप 27 और 3 क्या होगा 24 माइनस 24 के कैप। तो ये हमारा टॉर्क फाइनल आ चुका है, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग आ सकता है, और भी टॉर्क का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो एक क्वेश्चन करके दिखा दिया टॉर्क क्या है। तो अभी हमारा जो मेन चीज़ हम लोग इधर सेंटर ऑफ मास से पढ़ेंगे वो है इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब एक सिस्टम ऑफ फोर्स काम करेगा तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या है, तो इक्विलिब्रियम अंडर ए सेट ऑफ फोर्सेस। तो देख लेते हैं,
तो जब भी एक बॉडी के अंदर, एक पार्टिकल के अंदर रिजिड बॉडी मोशन करता है तो उसका क्या कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सो दो तो कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम का, दो तो कंडीशन हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला कंडीशन, दो तो कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन जो बोलता है कि कोई भी हमारा एक रिजिड बॉडी हो, उसका अंदर जो सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट करेगा ऐसे करके F1 F2 F3 F4 इधर काम करेगा, F5 ऐसा काम करेगा, सिस्टम ऑफ फोर्स काम करेगा। तो उसका हमारा जो नेट जो हमारा फोर्स होगा, समेशन जो फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो द सम ऑफ द नेट forces acting on a plane is 0। मतलब समेशन ऑफ Fx 0 होगा, समेशन ऑफ Fy 0 होगा। मतलब जो x कंपोनेंट का फोर्स है उसका समेशन भी 0 होगा, y कंपोनेंट का फोर्स है उसका समेशन भी 0 होगा। और ये क्या कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो दो कंडीशन मैंने बोला था, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, तो द सम ऑफ द नेट टॉर्क्स एक्टिंग on a plane is 0। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ टाउ, दैट इज अगर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा तो प्लस अप टू वर्ड टाउ n, तो इसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो मैं लिख देता हूं, ये भी कंडीशन किसका कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझ गए आप लोग। तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो चुका है, तो ये हो चुका है। अब इसी से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं तो एक ट्राइंगल लॉ हमारे पास आएगा। तो ट्राइंगल लॉ क्या है, सो वो भी इक्विलिब्रियम ही कंडीशन है, लेकिन मतलब क्या बोल रहा है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब भी कोई 3 फोर्स एक्ट करेगा, मतलब क्या बोल, देखिए क्या है ट्राइंगल लॉ, मतलब वेक्टर का ट्राइंगल लॉ आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी एक ट्राइंगल लॉ आएगा। क्या आएगा, देखिए कि अगर कोई भी फोर्स हमारा एक को प्लेनर होना चाहिए, कोई भी प्लेन के अंदर अगर फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे करके, तीनों डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स एक्ट कर रहा है, F1 F2 F3 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल, मतलब F1 को इस तरफ, तो ऐसा करके मैं तीनों को 3 डायरेक्शन में ट्राइंगल का तीनों डायरेक्शन में फॉर्म कर सकता हूँ। कि इधर मैं बोल सकता हूँ F1 है, इधर है F2 और इस तरफ है हमारा F3। तो यही है ट्राइंगल लॉ। मतलब ट्राइंगल लॉ बोलता है कि जब भी कोई सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट करेगा एक प्लेन के अंदर, एक कोप्लेनर फोर्स, मतलब एक कोप्लेनर जो फोर्सेस है, अगर वो हमारा एक 3 कोप्लेनर फोर्सेस अगर होता है, नॉन पैरेलल, पैरेलल होने से नहीं होगा, नॉन पैरेलल 3 कोप्लेनर फोर्सेस को हम लोग ऑलवेज एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सो क्या बोलता है ये लॉ, 3 non-parallel forces can be represented along 3 sides of a non-parallel, और भी अच्छा लगेगा, non-parallel coplanar forces,
can be represented along the three sides of a triangle. Along the three sides of a triangle. Three non-parallel coplanar forces can be represented along three sides of a triangle. और इसी लॉ को बोला जाता है क्या? ट्रायंगल लॉ। अभी इसी लॉ को थोड़ा हम और एक्सटेंड करेंगे, वहां से हमारा आएगा क्या? लैमिस थ्योरम। इसको थोड़ा और जब आगे लेके जाएंगे उसी से उसका एक्सप्लेनेशन है लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या है देख लेते हैं। सो देख लेते हैं व्हाट इज लैमिस थ्योरम। सो लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम एक ट्राइंगल का तीनों साइड में जब फोर्स ऐड करता है उसी के ऊपर है। तो तीनों फोर्स अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर फोर्स है F1, यहाँ पर फोर्स है F2, यहाँ पर फोर्स है F3, मैं नाम दे देता हूँ A B C। तो अगर मैं करूँ तो हमारा यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर लैमिस थ्योरम जो आता है वो क्या आता है कि हमारे पास एक देखिए, हमारे पास ट्राइंगल लॉ हमें पता है, हमें ट्राइंगल लॉ पता है और साइन का एक लॉ हमें पता है, साइन का थ्योरम हमें पता है। तो साइन का थ्योरम अगर हम लोग को पता होगा वहीं से हमारा लैमिस थ्योरम आ जाएगा। तो साइन लॉ क्या कहता है, जो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में सीखे थे साइन थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू साइंस लॉ, तो साइन लॉ में क्या कहता है, फ्रॉम साइन लॉ, तो ट्रिगोनोमेट्री का साइन लॉ कहता है कि जो साइड लेंगे और उसको अपोजिट का साइन होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, AC बाई साइन ABC, मतलब ये वाला एंगल, इक्वल्स टू AB बाई साइन BCA, मतलब ये वाला एंगल, इक्वल्स टू BC बाई साइन BAC, मतलब ये वाला एंगल, BAC मतलब ये वाला एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो साइड लेंगे उसका अपोजिट का साइन इक्वल्स टू जो अपोजिट लेंगे उसका अपोजिट का साइन, ऐसा करके हलाएगा। दिस लॉ इसका साइन लॉ, मतलब जब मैं ये साइड लूंगा तो इसका अपोजिट का साइन होगा, ये साइड का अपोजिट का साइन होगा ये वाला, ये साइड का अपोजिट का साइन होगा ये वाला, और इसका अपोजिट का साइन होगा वो वाला, समझे? तो ऐसा करके प्रोपोर्शनल होगा। अभी देखिए ये है, तो हमें ये वाला मिल गया, अभी वो वाला एंगल हमें मिल गया। तो ये वाला एंगल को अगर हम लोग तीनों नाम दे, इसको एंगल को मैं नाम दूं θ1, इसको नाम दूं θ2, और ये वाला एंगल का नाम दूं θ3, ऐसे अगर हम नाम दे रहे हैं। तो देखिए एक चीज में बाहर का जो एंगल है, तो मैं ऊपर है AC, AC मतलब कौन सा फोर्स काम करे AC में, F1, तो AC का जगह मैं F1 लिख सकता हूँ, और साइन ABC का जगह, साइन ABC का जगह, इसका जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस θ1। तो मतलब देखिए ये पूरा है 180 डिग्री, ये θ1, तो माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ऑब्वियसली। अरे देखिए ना, ये वाला था, इसका मतलब क्या है, ये एंगल का मतलब तो 180 डिग्री माइनस θ1 है, ये वाला एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस θ2, ये वाला है 180 डिग्री माइनस θ3, ऐसा करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल्स टू AB, तो AB मतलब क्या है, ये F2, साइन BC है, तो BC क्या निकला, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस θ2, इक्वल्स टू सिमिलरली F3, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस θ3। तो यहाँ से क्या आएगा, F1 बाई साइन ऑफ θ1, क्योंकि 180 माइनस 2 पाई सेम चीज़ यही होता है, इक्वल्स टू F2 बाई साइन θ2 इक्वल्स टू F3 बाई साइन θ3। और इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी थ्योरम को बोलते हैं लैमिस थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं लैमिस थ्योरम। हम डिराइव कर दिया। अभी लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर मैं इधर छोटा करके लिखूं तो इसका स्टेटमेंट कहता है, थ्री नॉन पैरेलल कोप्लानर होना चाहिए फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
साइन ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल्स। तो साइन ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल, तो देखिए F1 का ऑपोजिट एंगल क्या है, θ1, तो F1 का ऑपोजिट एंगल है θ1। सिमिलरली F2 का ऑपोजिट एंगल क्या है, θ2। सिमिलरली F3 का ऑपोजिट एंगल क्या है, θ3। तो साइन ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल्स, तो इसी थ्योरम को बोला जाता है लैमिस थ्योरम। अरे लैमिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत टाइम में क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरम भी डायरेक्ट लिखने के लिए बहुत सारे साल बोर्ड्स में आ चुका है। यहाँ से कैसे न्यूमेरिकल्स आता है, तो ये चीज़ को इसको मैं सिंपलीफाई करके डायग्राम भी बना सकता हूँ। ये वाला तो आपने लिख लिया, नहीं लिखे मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी ये जो है इसको अगर मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट करूँ, इसी डायग्राम को अगर मैं एक सिंप्लीफाइड लाइन में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड लाइन में तो एक अगर मेरा इस तरफ गया, एक इस तरफ, एक इस तरफ मेरा अगर F1 काम करेगा, इस तरफ F2 काम करेगा, इस तरफ F3 काम करेगा, तो ये एंगल को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको θ1, इसको θ2 और इसको θ3 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैमिस थ्योरम हम लोग इस फिगर से भी कर सकते हैं, वही फिगर को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस फिगर से अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँ, तो इस फिगर से क्वेश्चन अगर कराऊँ आप लोगों को, तो देख लेते हैं कि आप लोगों को मैं एक इजी क्वेश्चन ही कराता हूँ। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पर 3 फोर्स काम कर, यहाँ पर है F, यहाँ पर कर लीजिए 2F, और यहाँ पर और कोलेक्टर दे दीजिए, क्या दूँ इधर 2F है तो 4F कर लीजिए। तो तीनों डायरेक्शन में 3 फोर्स काम करे, F, 2F एंड 4F। ये तीनों एंगल है अल्फा, बीटा, गामा। तो क्वेश्चन है अल्फा, बीटा, गामा को फाइंड कीजिए। तो हमारे पास क्या थ्योरम हमें पता है, हमें ये पता है कि बाय लैमिस थ्योरम F का अपोजिट एंगल क्या है, गामा, तो F बाई साइन गामा इक्वल्स टू 2F का अपोजिट क्या है, 2F का अपोजिट है बीटा, इक्वल्स टू बाई साइन बीटा इक्वल्स टू 4F का अपोजिट क्या है, 4F का अपोजिट है साइन अल्फा। ये क्या है हमारा लैमिस थ्योरम, ये वाला है। तो ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो और हमें क्या पता है, और हमें क्या पता है कि तीनों एंगल का समेशन है 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मुझे बीटा प्लस गामा क्या आ गया, 360 डिग्री माइनस अल्फा। ये वाला एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो मैं ये वाला हमारा रिलेशन आ चुका है। तो अगर मैं इन दोनों, अभी मैं इसको फॉर्मूला में बिठाऊँ तो देखिए क्या होगा, ये वाला हमारा ये वाला आ रहा है, और इसमें अगर मैं देखूँ F बाई साइन गामा इक्वल्स टू 2F बाई साइन बीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन बीटा बाई साइन गामा इक्वल्स टू 2F बाई F, दैट इज क्या होगा 2। ये वाला होगा साइन बीटा बाई साइन गामा, ये वाला चीज़ हो रहा है। सो हमें और क्या पता है, साइन बीटा बाई साइन गामा, तो एक रिलेशन हमारे यहाँ पर आ चुका है। और मैं अगर इन और इसके साथ अगर इसका रिलेशन करूँ तो साइन अल्फा बाई साइन बीटा एक रिलेशन आएगा। लेकिन हम और एक चीज़ कर सकते हैं इधर, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड में पहले लिख देता हूँ, साइन बीटा बाई साइन गामा इक्वल्स टू 2 एक आ चुका है। और हमें ये क्या पता है, और इन दोनों को अगर मैं रिलेशन में ले जाऊँ तो 2F बाई साइन बीटा 4F बाई साइन अल्फा। सो क्या होगा, साइन अल्फा बाई साइन बीटा इक्वल्स टू 4F बाई 2F, दैट इज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये वाला। और हमें ये क्या पता है, अल्फा, हमारे पास अगर मैं अभी ये रिलेशन में अगर मैं बिठाऊँ तो देखिए ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा रखता हूँ, इसको इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये वाला इक्वेशन 4 है। तो अगर अभी मैं 3 इंटू 4 करूँ, इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4 करूँ, देखिए क्या होगा, साइन बीटा है, गामा है, तो साइन अल्फा बाई साइन गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो तीनों के बीच में मुझे एक रिलेशन आ चुका है, तीनों के बीच में एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। तो अभी देखिए इन तीनों को सॉल्व करके तो हमारे पास 3 इक्वेशन आया है। क्या क्या इक्वेशन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस अल्फा, ये एक इक्वेशन आ चुका है। तो और नीचे ये
तीनों इक्वेशन आ चुका है, 4 5 तीनों इक्वेशन आ चुका है। तो देखिए मैं अगर इधर देखो बोथ साइड में साइन लूँ तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस अल्फा। तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू ए, तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा क्या होगा, 360 डिग्री माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा ही होगा, ये साइन अल्फा ही होगा। तो ये इक्वेशन आ चुका है। अभी इस वैल्यू को मैं किसी भी चीज़ में बिठा देता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह रहा था, देखिए इक्वेशन 4 कहाँ था वो वाला, तो साइन अल्फा बाई साइन बीटा इक्वल्स टू 2। तो साइन अल्फा का जगह क्या बिठाएंगे, साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाई साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2। और ये इक्वेशन 3 हम लोग इधर लिख के रखते हैं, इक्वेशन 3 इधर लिख के रखते हैं कि साइन बीटा बाई साइन गामा इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो अभी ये एक रिलेशन हमारे पास आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो साइन बीटा कॉस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा इक्वल्स टू 2, बाई नीचे क्या होगा, बाई नीचे होगा साइन बीटा, ये वाला होगा। अभी देखिए इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो साइन बीटा बीटा कट जाएगा, तो कॉस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा बाई साइन बीटा इक्वल्स टू 2, यही वाला तो आएगा ना। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा यही वाला आएगा, कॉस गामा कॉस बीटा साइन गामा बाई साइन बीटा। तो देखिए इधर मेरा कॉस गामा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा बाई साइन गामा 2 है, तो साइन गामा बाई साइन ये क्या होगा, इंटू 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो अल्टीमेटली क्या आया है, कॉस गामा प्लस कॉस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2, ये वाला आ चुका है। अभी हमारे पास दो रिलेशन आ चुका है, तो साइन कॉस गामा कॉस बीटा रिलेशन आ चुका है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एक चीज़ आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस गामा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 4, ये वाला रिलेशन आ रहा है। और हमारे पास और एक रिलेशन क्या है, और एक साइन के साथ ये वाला रिलेशन है कि साइन बीटा इक्वल्स टू या -2 साइन गामा इक्वल्स टू 0, ये दोनों रिलेशन है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कर सकते हैं, एक रिलेशन आएगा। इन दोनों को अगर मैं करूँ, देखिए इधर क्या मल्टीप्लाई करूँ, इधर कॉस गामा है तो ऊपर नीचे कॉस बीटा मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी मन से तो क्वेश्चन दिया हूँ, तो इसको सॉल्व करके ऐसा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मैं टफ का तरफ लेके चल गया, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ तक इस क्वेश्चन को रखता हूँ कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्यों मैं इधर जो मैं F 2F 3F ऐसा करके दिया था, तो शायद कुछ उधर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसलिए बहुत लंबा जा रहा है। लेकिन प्रोसेस तो समझ गया ना कैसे करना है, प्रोसेस आप लोग समझ गए, ठीक है। अभी थोड़ा हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लेते हैं, ये समझ गए। अभी थोड़ा हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है देख लेते हैं, क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास समझ गए। सेंटर ऑफ मास मैंने जब आप लोगों को बोला था, तो सेंटर ऑफ मास क्या था, एक यूनिक पॉइंट जहां पर अगर हम लोग फोर्स दे क्या मोशन होगा, हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा या मोशन अलग स्ट्रेट लाइन होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एक अगर रिजिड बॉडी है, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स इधर काम करेगा m1g, यहाँ पर एक काम करेगा m2g, यहाँ पर अगर काम करेगा m3g, यहाँ पर काम करेगा m4g। तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट of rigid body where the resultant gravitational force of the body acts. So the particular point in which net gravitational force acts on a rigid body
is called its center of gravity। समझ गए? नेट एक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अभी बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि सेंटर ऑफ मास, तो सर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा फिक्स रहता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या फिक्स रहता है? तो इसका आंसर है नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पोजीशन चेंज करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन चेंज इट्स पोजीशन। क्यों बोलिए? तो इसका एक जीता जाता एग्जांपल है कि अगर मैं एक बॉडी, कुछ ऐसा टाइप का एक बॉडी रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन इसी बॉडी को मैं अगर ऐसे उल्टा कर दूं, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चल जाएगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, देखिए दोनों सेम टाइप का बॉडी, में छोटा टाइप से डायग्राम बना रहा हूँ। एक ग्राउंड है, तो ये बॉडी इस तरफ है और सेम टाइप का ही बॉडी इस तरफ है। तो इस पोजीशन में ग्राउंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, इस पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर चल गया। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इतना है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया। तो बॉडी का हमेशा सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन देयर इज यूनिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिक पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये थोड़ा आप लोग जान के रखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ बॉडी का, एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है, लेकिन उसका पोजीशन अप डाउन देखिए, जैसे देख रहे हैं ऐसा करके हो सकता है। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग सब कुछ समझे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क मी ऑल योर डाउट्स। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।